पर ये हम सिर्फ घटनाओं को नहीं देखेंगे, बल्कि उस हिम्मत, उस विजन को समझने की कोशिश करेंगे जिसने उन्हें इतिहास में एक खास जगह दी। सही कहा आपने। ये अंश हमें सीधे उस वक्त में ले जाते हैं। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ये उस जमाने की सोच, वो विरोध और वो जज्बा, उसकी कहानी कहते हैं। हाँ। हम देखेंगे कि कैसे एक 9 साल की बच्ची जिसका बाल विवाह हुआ, वो भारत की पहली महिला टीचर बनी। कैसे उन्होंने और ज्योतिराव फुले ने मिलकर मतलब समाज की मान्यताओं को सीधी टक्कर दी। बिल्कुल। और कैसे उन्होंने शिक्षा को सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं, बल्कि आप कहें तो सामाजिक बराबरी और इंसानियत की लड़ाई का हथियार बनाया। तो चलिए इन स्रोतों के जरिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हमारा मकसद है सावित्रीबाई के जीवन के उन पहलुओं को छूना जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। तो उनकी शुरुआत कैसे हुई? शिक्षा की वो पहली किरण कैसे जली जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था? कहानी की शुरुआत तो बहुत आम सी लगती है ना? 9 साल की सावित्रीबाई की शादी 13 साल के ज्योतिराव से। बाल विवाह उस दौर की सच्चाई थी। हाँ बिल्कुल। लेकिन जो खास बात थी वो ये कि ज्योतिराव फूले खुद पढ़े लिखे थे और उन पर नए विचारों का, पश्चिमी शिक्षा का असर था। अच्छा। उन्होंने अपनी पत्नी में वो सीखने की ललक देखी, उन्हें घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया। ये अपने आप में ही उस जमाने के हिसाब से एक इनकलाबी कदम था। हाँ, क्योंकि तब तो सोचते थे कि औरत का पढ़ना मतलब अशुभ है, पाप है। बिल्कुल यही मान्यता थी कि पढ़ी लिखी लड़की या तो विधवा हो जाएगी या परिवार पर कोई मुसीबत आ जाएगी। सोचिए। और यहीं से फिर समाज के साथ उनका टकराव शुरू हुआ होगा, जाहिर है। हाँ बिल्कुल। और ये विरोध सिर्फ बातों का नहीं था, ये बहुत आप कह सकती हैं क्रूर और व्यक्तिगत था। ये सिर्फ अज्ञानता नहीं थी, बल्कि वो गहरी जड़ें जमाई हुई धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं थीं जो साफ तौर पर महिलाओं और निचली जातियों को शिक्षा से, बराबरी से दूर रखना चाहती थी। और फुले दंपति सीधे इन्हीं व्यवस्थाओं को चुनौती दे रहे थे। तो जब ज्योतिराव ने सावित्रीबाई को पढ़ाना शुरू किया, परिवार से, समाज से, दोनों तरफ से ताने, बेइज्जती, दबाव सब झेलना पड़ा। लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने सिर्फ घर पर पढ़ना जारी नहीं रखा, बल्कि मुझे लगता है ट्रेनिंग भी ली शिक्षिका बनने की। हाँ, उन्होंने ट्रेनिंग ली और फिर पुणे में 1848 में लड़कियों के लिए स्कूल खोला ज्योतिराव के साथ मिलकर। ये तो सीधे सीधे सामाजिक ताने बाने पर हमला था। एकदम। और इसका नतीजा भयानक था। स्रोत बताते हैं कि जब सावित्रीबाई स्कूल पढ़ाने जाती थीं रोज, तो रास्ते में लोग उन पर पत्थर फेंकते थे। पत्थर? हाँ, पत्थर, कीचड़, गोबर, यहाँ तक कि सड़ी हुई सब्जियां। अरे बाप रे! रोज गालियां देते थे, रास्ता रोकते थे। सोचिए, हर रोज इस तरह का नफरत भरा विरोध झेलना कैसा लगता होगा। इसकी तो कल्पना करना भी मुश्किल है। रोज सुबह ये जानते हुए घर से निकलना कि रास्ते में अपमान और हमला इंतजार कर रहा है, पर उन्होंने हार नहीं मानी। इससे निपटने का उन्होंने क्या तरीका निकाला? वो 2 साड़ियों वाली बात, वो मुझे हमेशा बहुत छू जाती है। हाँ, वो ज्योतिराव की सलाह थी। एक तरीका निकाला उन्होंने, वो हमेशा अपने साथ एक एक्स्ट्रा साड़ी रखती थी। अच्छा? रास्ते में जो कीचड़ गोबर फेंका जाता था, उससे जब पहली साड़ी पूरी गंदी हो जाती तो स्कूल पहुंचकर वो उसे बदल लेती थी। साफ साड़ी पहनकर पूरी डिग्निटी के साथ पढ़ाना शुरू करती। कमाल है। और घर लौटते समय फिर वही गंदी साड़ी पहन लेती। ये रोज का नियम था। ये सिर्फ एक तरीका नहीं था, ये तो रोज के अपमान को झेलकर अपने लक्ष्य पर टिके रहने का एक मनोवैज्ञानिक कवच जैसा लगता है। बिल्कुल, ये अद्भुत है। ये सिर्फ सहनशीलता नहीं है, ये अपने मिशन के लिए एक अविश्वसनीय निष्ठा है। पर क्या वो सिर्फ चुपचाप सहती रहीं? क्योंकि ये घटना का जिक्र आता है जहां उन्होंने पलटकर जवाब भी दिया था। हाँ, वो भी जरूरी है जानना। बिल्कुल। और ये उनके कैरेक्टर का एक और पहलू दिखाता है। वो सिर्फ सहती नहीं थी, जरूरत पड़ने पर वो साहसी भी थी, आवाज उठाने वाली भी। एक किस्सा है कि एक आदमी उन्हें रोज परेशान करता था, अभद्रता करता था। तो एक दिन सावित्रीबाई रुकी और उसे जोरदार तमाचा मारा और चेतावनी भी दी। कहते हैं उसके बाद उस आदमी ने उन्हें कभी परेशान नहीं किया। क्या बात है! मतलब प्रतिकार का साहस भी था। हाँ बिल्कुल था। उनका संघर्ष सिर्फ बाहर समाज से नहीं था, घर के अंदर भी लड़ाई थी। जब ज्योतिराव के पिता पर समाज का दबाव बहुत बढ़ गया तो उन्होंने बेटे बहू के सामने शर्त रख दी, या तो स्कूल बंद करो या घर छोड़ दो। हाँ, ये बहुत मुश्किल फैसला रहा होगा। जाहिर है, अपना घर छोड़ना। और उन्होंने अपने मिशन को चुना, उन लड़कियों के भविष्य को चुना। उन्होंने घर छोड़ दिया,
सोचिए कितना बड़ा त्याग था ये, अपना घर, अपना परिवार, सिर्फ इसलिए कि वो दूसरों की बेटियों को पढ़ाना चाहते थे। उफ, इस एक फैसले से ही उनके समर्पण का अंदाजा लगता है। बिल्कुल। इस मुश्किल वक्त में क्या कोई उनके साथ खड़ा हुआ? अकेले तो ये लड़ाई और भी कठिन हो जाती। यहीं पर दोस्ती और आपसी सहयोग की एक बहुत खूबसूरत मिसाल दिखती है। जब उन्हें घर छोड़ना पड़ा तो ज्योतिराव के दोस्त थे उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख। अच्छा। उन्होंने फुले दंपति को अपने घर में पनाह दी। और इतना ही नहीं, फातिमा शेख जो खुद भी पढ़ी लिखी थी, वो सावित्रीबाई के स्कूल में उनके साथ पढ़ाने लगी। अरे वाह। हाँ, फातिमा शेख को अक्सर भारत की पहली मुस्लिम महिला टीचर भी कहा जाता है। ये तो कमाल की बात है। ये दिखाता है कि ये लड़ाई सिर्फ फुले दंपति की नहीं थी, इसमें और भी लोग जुड़ रहे थे, चाहे वो किसी भी मजहब के हों। हाँ, जिनकी सोच मिलती थी वो साथ आ रहे थे। शिक्षा की ये मशाल तो जल रही थी, लेकिन फुले दंपति ने महसूस किया होगा कि समाज में और भी बेड़ियां हैं। उन्हें तोड़े बिना ये रोशनी पूरी तरह फैलेगी नहीं। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने विधवाओं की हालत सुधारने और बाल हत्या रोकने के लिए भी कदम उठाए। ये बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, ये विचार कितना अनोखा था उस समय के लिए। इसके पीछे क्या सोच थी? सोच बहुत पीड़ादायक थी। 19वीं सदी में विधवाओं की, खासकर ब्राह्मण विधवाओं की हालत बहुत खराब थी। पति की मृत्यु के बाद समाज उन्हें बोझ समझता था, और अगर कोई विधवा मान लीजिए किसी वजह से गर्भवती हो जाती थी तो समाज का डर, बदनामी का डर बहुत ज्यादा था। इस डर से कई औरतें या तो खुद जान दे देती थीं या फिर अपने नवजात बच्चे की हत्या कर देती थीं। ये सच्चाई फूले दंपत्ति को अंदर तक परेशान करती थी। कितनी भयानक बात है। और उन्होंने सिर्फ दुख नहीं जताया, 1863 में अपने ही घर में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह खोल दिया। ये तो गजब का साहस था। हाँ बिल्कुल, एक सेफ जगह जहाँ कोई भी बेसहारा गर्भवती महिला आकर बच्चे को जन्म दे सके, और अगर वो पाल नहीं सकती तो बच्चे को वहीं छोड़ जाए। कितना मानवीय कदम था। सच में। और ये सिर्फ एक संस्था खोलना नहीं था, उन्होंने इसे सच में अपनाया। इसी गृह में एक ब्राह्मण विधवा का बेटा जन्मा, यशवंत। उसे फूले दंपति ने गोद लिया, अपना नाम दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और डॉक्टर बनाया। क्या बात है, मतलब जो कहा वो करके दिखाया। एकदम। ये उनकी करुणा और कर्मठता का सबसे बड़ा सबूत है। विधवाओं से जुड़ा एक और मुद्दा था, वो सिर मुंडवाने की एक क्रूर प्रथा। सावित्रीबाई ने इसके खिलाफ भी आवाज उठाई। मुझे ये पढ़कर बड़ी हैरानी हुई कि उन्होंने नाइयों की हड़ताल करवा दी थी। ये कैसे किया उन्होंने? हाँ, ये भी 1863 की ही बात है, और ये उनकी ऑर्गेनाइजेशनल क्षमता और क्रिएटिव सोच का उदाहरण है। उन्होंने मुंबई और पुणे के नाइयों को, हज्जामों को इकट्ठा किया। अच्छा। और उनसे अपील की, उन्हें समझाया कि विधवाओं का सिर मोड़ना कितना अमानवीय, कितना अपमानजनक काम है। उनसे कहा कि वो ये काम ना करें। और वो मान गए? हाँ, हैरानी की बात है, पर नाइयों का समुदाय मान गया। उन्होंने विधवाओं का मुंडन करने से इनकार कर दिया। ये उस समय के हिसाब से विरोध का एक बहुत ही अनोखा और असरदार तरीका था। बिल्कुल। इसके साथ ही वो विधवा पुनर्विवाह के भी जबरदस्त समर्थक थे, और उसे उन्होंने बढ़ावा भी दिया। महिला शिक्षा, विधवा सुधार, क्या उनका ध्यान जातिगत भेदभाव की तरफ भी गया? क्योंकि ज्योतिराव फुले का तो ये मुख्य काम था ही। हाँ बिल्कुल, फुले दंपति का संघर्ष सिर्फ जेंडर जस्टिस तक ही सीमित नहीं था। वो सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे थे, जिसमें जाति भेद एक बहुत बड़ा मुद्दा था। सही। वो मानते थे कि जाति भेद, छुआछूत, ये समाज के लिए उतने ही बड़े कोड़ हैं जितनी महिलाओं की अशिक्षा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण, उन्होंने अपने घर का कुआं, पानी का कुआं, उन लोगों के लिए खोल दिया जिन्हें अछूत माना जाता था। अरे उस जमाने में। हाँ, जिन्हें सार्वजनिक कुओं से पानी भरने की इजाजत नहीं थी। ये उस समय एक बहुत बड़ा साहसी कदम था। ये सीधे सीधे जाति व्यवस्था की जड़ों पर चोट थी। सच में। इतना सब कुछ करते हुए, पढ़ाना, विरोध झेलना, समाज सुधार के काम, क्या उनके पास अपने विचारों को लिखने, उन्हें व्यक्त करने का भी समय था? अक्सर हम कार्यकर्ताओं को उनके काम से जानते हैं, उनकी लेखनी से कम। सावित्रीबाई इस मामले में भी अलग थीं। वो सिर्फ एक एक्टिविस्ट और टीचर नहीं थीं, वो एक कवित्री और लेखिका भी थीं। अच्छा। हाँ, उनके 2 मुख्य काव्य संग्रह मिलते हैं, काव्य फूले जो 1854 में आया, और 52 कशी सुबोध रत्नाकर 1892 में। और उनकी कविताओं का अंदाज कैसा था? क्या उनमें भी उनके सामाजिक मुद्दे झलकते थे? बिल्कुल। उनकी कविताएं सिर्फ दिल की बातें नहीं थी, वो बदलाव का हथियार थीं।
सीधी सरल भाषा में लोगों को जगाने की कोशिश, शिक्षा का महत्व, ये उनकी कविताओं का सेंट्रल थीम है। हाँ, वो बार बार महिलाओं से, पिछड़े समुदायों से कहती हैं, पढ़ो लिखो ज्ञान हासिल करो। जाति प्रथा की तीखी आलोचना है, अंधविश्वासों पर चोट है, यहाँ तक कि अंग्रेजी भाषा सीखने की भी बात करती हैं ताकि दुनिया का ज्ञान मिले। क्या बात है। आज़ादी और स्वाभिमान, ये उनकी कविताओं का मूल मंत्र है। उनकी एक लाइन तो बहुत मशहूर है, स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ो लिखो पाठशाला। वाह, स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ो लिखो पाठशाला, ये लाइन तो उनके पूरे जीवन के मिशन को बता देती है। बिल्कुल सार है ये। शिक्षा, समाज सुधार, लेखन और अंत में सेवा करते हुए ही उनका जीवन पूरा हुआ। वो प्लेग महामारी के दौरान उनके काम का जिक्र आता है, वो क्या था? वो साल था 1897। पुणे और आसपास के इलाकों में ब्यूबोनिक प्लेग की भयानक महामारी फैली। बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी जिसका कोई खास इलाज नहीं था। लोग डरे हुए थे। आलम ये था कि लोग अपने बीमार रिश्तेदारों तक को छोड़कर भाग रहे थे। खासकर गरीब और निचली जातियों के मरीजों को तो कोई देखने वाला ही नहीं था। कितनी भयानक स्थिति। ऐसी भयानक स्थिति में सावित्रीबाई, जिनकी उम्र उस समय करीब 66 साल थी, वो पीछे नहीं हटी। इस उम्र में और इतने खतरे के बीच उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने बेटे डॉक्टर यशवंत, जो अब डॉक्टर बन चुके थे, उनके साथ मिलकर पुणे के बाहर, जहां ज्यादातर गरीब और उपेक्षित लोग रहते थे, प्लेग के मरीजों के इलाज के लिए एक क्लिनिक शुरू किया। क्लिनिक शुरू किया? हाँ। वो जानती थी कि ये कितना खतरनाक है, छूत की बीमारी थी, पर वो खुद मरीजों के पास जाती, उनकी देखभाल करती, दवा देती, उन्हें क्लिनिक तक लाती। सोचिए जरा उस सेवा भावना को। निस्वार्थ सेवा। एकदम। और इसी सेवा में उनका अंत हुआ? हाँ, दुर्भाग्य से यही हुआ। एक दिन वो मुंडवा इलाके में महार बस्ती के एक प्लेग पीड़ित बच्चे को, जिन्हें उस समय अछूत माना जाता था, लोग छूने से भी बचते थे, उस बच्चे को अपनी पीठ पर लादकर क्लिनिक ला रही थी। हे भगवान। और इसी दौरान वो खुद प्लेग की चपेट में आ गई। कुछ ही दिनों बाद 10 मार्च 1897 को सेवा करते करते उनका निधन हो गया। उनका अंत भी उतना ही असाधारण था जितना उनका जीवन। वाकई एक असाधारण जीवन, साहस, संघर्ष, करुणा और अपने लक्ष्य के लिए अटूट समर्पण। सावित्रीबाई फुले सिर्फ भारत की पहली महिला टीचर नहीं थी, ये कहना उनके योगदान को बहुत छोटा करना होगा। बिल्कुल। वो एक क्रांतिकारी विचारक थीं, एक समाज सुधारक थीं, जिन्होंने शिक्षा को सामाजिक बदलाव का सबसे ताकतवर हथियार माना। वो कवियत्री थीं और सबसे बढ़कर एक ऐसी इंसान थी जिन्होंने दूसरों के दुख को अपना समझा और उसे दूर करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी, यहाँ तक कि जान भी दे दी। सही कहा। उनकी विरासत सिर्फ स्कूलों या कविताओं में नहीं है। उनकी विरासत उस सोच में जिंदा है कि ज्ञान और सम्मान पर हर इंसान का हक है, चाहे उसका लिंग या जाति कुछ भी हो। हाँ। उनकी विरासत उस हिम्मत में है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सिखाती है, चाहे सामने कितना भी बड़ा विरोध क्यों ना हो। उन्होंने जो रास्ता दिखाया वो आज भी उतना ही जरूरी है। उनका जीवन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि एक अकेला इंसान भी अगर ठान ले तो कितनी गहरी जड़ें जमा चुकी बुराइयों को चुनौती दे सकता है और बदलाव की उम्मीद जगा सकता है। और यहीं से एक सवाल उठता है ना? आज 150 साल बाद जब हम सावित्रीबाई के संघर्षों को देखते हैं, वो सामाजिक बहिष्कार, वो हमले, वो धमकियां और फिर उनकी वो हिम्मत देखते हैं, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज जो लोग समाज में बराबरी और न्याय के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें किस तरह के विरोध का सामना करना पड़ता है? क्या चुनौतियां बदल गई हैं या बस उनका रूप बदल गया है? ये बहुत जरूरी सवाल है। और सावित्रीबाई की कहानी हमें आज के उन चुनौतियों से लड़ने की कौन सी ताकत और प्रेरणा दे सकती है? ये शायद वो सवाल है जिसे हमें अपने साथ लेकर जाना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए।